फिल्म की शुरुआत होती है जब एक सबमरीन जेजू आइलैंड के पास मौजूद ओनियल रिग सेक्टर 7 की तरफ जाती है। सबमरीन में बैठा आदमी नोटिस करता है कि सेक्टर 7 में दिक्कत यह है कि ड्रिल फंस गई है, तो वो आदमी अपना अंडर वाटर गियर पहनकर बाहर निकलता है ताकि पास जाकर देख सके क्या हुआ है। जैसे ही वो समुद्र के तल पर चलता है, एक बहुत बड़ा सी क्रीचर अचानक उसके सामने आ जाता है। तभी सी फ्लोर फटने लगता है और जमीन हिलने लगती है। तभी उसे कुछ छोटे छोटे चमकते हुए अजीब जीव तैरते हुए दिखाई देते हैं। वो उनमें से एक को छूने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो हाथ बढ़ाता है, पानी का प्रेशर अचानक बढ़ जाता है, जिससे वो आदमी और सबमरीन दोनों ऊपर की तरफ धकेले जाते हैं। खुद को संभालने के लिए वो मेटल पकड़ लेता है ताकि ऊपर ना उछल जाए। मदद के लिए वो अपने साथियों से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सीन बदल जाता है जब वही छोटे जीव उस बेचारे आदमी पर हमला कर देते हैं। उस हादसे के बाद कहानी मौजूदा समय में चली जाती है। साल 2011। ओनियल रिग सेक्टर 7 की टीम घबरा जाती है क्योंकि उन्हें राइजर में प्रॉब्लम आ गई है। टीम की एक मेंबर जून सबको वॉल्व लॉक करने का ऑर्डर देती है। वो नीचे जाकर प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करती है। उसी समय टीम वॉल्व को पूरी तरह से सिक्योर करने के लिए पाइक लॉन्च करती है। थके होने के बावजूद टीम खुशी मनाती है क्योंकि उन्होंने मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व कर ली होती है। अगले सीन में क्रू सेक्टर 7 की प्रॉब्लम को लेकर बात कर रहे होते हैं। तभी जून आती है और उसका कप्तान उसे डांटता है कि उसने ड्रिल ठीक करने की कोशिश में जल्दबाजी की। दोनों में बहस हो जाती है, लेकिन जून वादा करती है कि वो ओनेल का एक स्टेबल सोर्स ढूंढकर ही रहेगी। इस बीच सेक्टर 7 में एक आदमी एक नए क्रू मेंबर को सजा दे रहा होता है क्योंकि उसने पहले की घटना में पाइप लगभग उसके सिर पर गिरा दिया था। तभी यूनिट हेड वहां पहुंचकर झगड़ा रुकवाता है, लेकिन उसी वक्त वे सब देखते हैं कि वॉल्व से एक छोटा और अजीब सा सी क्रीचर बाहर निकल रहा है। दूसरी तरफ डोंग क्लिनिक में जाता है ताकि जून की चोट की जांच कर सके। जब डॉक्टर उसकी चोट पर टांके लगा रहा होता है तो डोंग उसकी रिएक्शन देखकर हंस पड़ता है। क्रू के कुछ लोग पहले मिले छोटे जीवों को पकड़ लेते हैं और उन्हें एक्वेरियम में रख देते हैं ताकि उन्हें और करीब से देखा जा सके। मरीन साइंटिस्ट बताता है कि ये जीव कीमोसिंथेटिक इकोसिस्टम से है, लेकिन सबको हैरानी होती है कि ये सेक्टर 7 तक आए कैसे। तभी एक मजाकिया आदमी एक्वेरियम में हाथ डालकर जीव को छूता है और वो जीव अपनी जीभ से उसे जोर का झटका देता है। वो दर्द से चिल्ला उठता है। बाकी क्रू दौड़ पड़ते हैं। अगले सीन में वही आदमी मरीन साइंटिस्ट को गिफ्ट देकर अपने दिल की बात कहता है, पर वो उसे ठुकरा देती है। तभी कैप्टन सबको बुलाता है और कहता है कि अब ओनेल रिग छोड़ना ही पड़ेगा। जून विरोध करती है, कहती है वो हार नहीं मानेगी और गुस्से में बाहर चली जाती है। डोंग उसे समझाता है कि उसका अंकल अब टीम में शामिल हो रहा है। जून बताती है कि उसे यकीन है कि वो यहां ओनेल जरूर ढूंढेगी। अगले दिन एक हेलीकॉप्टर से उसका अंकल आता है। जून दौड़कर उसे गले लगाती है और टीम उसका स्वागत करती है। सब बाहर सेलिब्रेट करते हैं। कुछ लोग अपने निशान दिखाते हैं तो कैप्टन कहता है ये निशान लापरवाही की निशानी है। जून असहमत होती है और अपना जलने का निशान दिखाकर कहती है कि इनका मतलब कुछ और है, हिम्मत और जिद। वो अपने पिता की पुरानी फोटो देखती है और कहती है कि वो यहीं उसका इंतजार कर रहे होंगे। अंकल वादा करता है कि वो बोर्ड से बात करेगा ताकि उन्हें कुछ और समय मिल सके। वो कैप्टन को मनाता है कि अगर ओनेल मिला तो सारा क्रेडिट उसे मिलेगा और अगर कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदारी उसकी। अगले दिन अंकल टीम को जोश से भरने के लिए एक मोटिवेशनल स्पीच देता है। 3 महीने बाद जून और उसकी टीम का एक सदस्य सेक्टर 7 के नीचे की जांच के लिए समुद्र में उतरते हैं। जून मेटल में नुकसान देखती है और उसे ठीक करने लगती है, लेकिन तभी रस्सी टूट जाती है और उसका साथी गहरे समुद्र में गिर जाता है। डोंग और बाकी क्रू कोशिश करते हैं, पर प्रेशर के कारण रस्सी टूट जाती है। जून चीखती रह जाती है जब उसका साथी नीचे डूब जाता है। बाद में वो मेडिकल रूम में होश में आती है और हादसा याद आते ही रोने लगती है। अंकल उसे गले लगाकर सांत्वना देता है। मरीन साइंटिस्ट उससे मिलने आती है, लेकिन बात अधूरी रह जाती है। कुछ देर बाद जून अपने मरे साथी की फोटो देख रही होती है। तभी वो देखती है कि मरीन साइंटिस्ट का सिर शीशे से टकराकर खून में लथपथ गिर जाता है। मेडिक बताता है कि उसकी मौत सिर पर चोट और गिरने से हुई, लेकिन कैप्टन इसे सुसाइड बताकर केस बंद करना चाहता है। जून विरोध करती है और पुलिस बुलाने की बात करती है।
तभी मेडिक को शरीर में सीमन के निशान मिलते हैं, जिससे शक होता है कि मरीन साइंटिस्ट का मर्डर हुआ है। सबको पता चलता है कि वो मजाकिया आदमी गायब है। 2 वर्कर उसे पकड़ने निकलते हैं और पूछताछ में झगड़ा हो जाता है। रात को मेडिक माइक्रोस्कोप से जांच करता है और सैंपल अजीब पाता है। वो उस आदमी को बॉडी दिखाता है और कहता है, अब डीएनए टेस्ट से सब साफ हो जाएगा। इस बीच जून को शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। उसे याद आता है कि मरीन साइंटिस्ट उससे कुछ कहना चाहती थी। वो लैब में जांच करने जाती है और टॉर्च से देखती है तो एक पाइप में अजीब सा सीमन जैसा पदार्थ नजर आता है। उधर मेडिक डीएनए टेस्ट कर रहा होता है, तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है। वो चेक करने जाता है और अचानक एक अनजान जीव उस पर हमला कर देता है। कुछ सेकंड में ही वो खून से लथपथ जमीन पर गिर जाता है और जानने के लिए जून बेसमेंट में जाती है, जहां उसे कैप्टन मिलता है। कैप्टन बताता है कि मेडिक भी अपने ऑफिस में मरा मिला है। टीम अब भी मानती है कि ये सब उसी मजाकिया आदमी ने किया है, लेकिन अंकल कहता है कि वो ऐसा नहीं हो सकता। तभी वही अनजान जीव उस आदमी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन बाकी क्रू ने उसे बंद कर रखा होता है, जिससे वो खुद को बचा नहीं पाता। जब क्रू उसे देखने पहुंचता है, वो गायब मिल जाता है। जून को फिर वही अजीब सा पदार्थ दिखता है और वो उसका पीछा करती है। रास्ते में उन्हें वही मजाकिया आदमी मिल जाता है। जून उससे पूछताछ करती है तो वो उसका हाथ पकड़कर भागने लगता है और कहता है, मैंने एक सी मॉन्स्टर देखा है। तभी जून और डोंग गलियारे में ऊपर देखते हैं। छत पर वही समुद्री राक्षस लटक रहा होता है। अब साफ हो जाता है कि पहले जो मौतें हुई उनकी वजह यही मॉन्स्टर है। अगले सीन में वो राक्षस उसी आदमी के सामने आ जाता है और उस पर झपटने को तैयार होता है। वहीं जून और डोंग बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और बाकी क्रू को मरा हुआ देखते हैं। जून ऑफिस की तरफ दौड़ती है और सबको बताती है कि यहां से तुरंत भागना होगा। अंकल अपनी शॉटगन उठाता है और कहता है, अगर लड़े नहीं तो अगली बारी हमारी है। जून भी उसके साथ चलती है। दोनों हथियार लेकर मॉन्स्टर को ढूंढने निकलते हैं। पीछे से 2 क्रू मेंबर आते हैं और अचानक देखते हैं वो विशालकाय मॉन्स्टर ठीक उनके पीछे खड़ा है। मॉन्स्टर अपनी जीभ जैसी जीपीएस टंग निकालकर एक क्रू मेंबर को जकड़ लेता है। जैसे ही राक्षस उस आदमी को पकड़ता है, वो उसे इधर उधर पटकने लगता है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। कुछ देर बाद राक्षस दूसरे क्रूमेट को भी पकड़ लेता है। अंकल राक्षस पर गोली चला देते हैं। उसी वक्त जून भी पास जाकर राक्षस पर फायर करती है ताकि अपने साथियों को छुड़ा सके। लगातार फायरिंग के बाद राक्षस जमीन पर गिर जाता है, बुरी तरह घायल होकर। लेकिन कुछ ही सेकंड में उसका शरीर फिर से ठीक होने लगता है और वो दोबारा हरकत करने लगता है। तब अंकल लाइटर उठाकर राक्षस पर फेंक देते हैं, जिससे वो जल उठता है। जलते हुए भी वो हिलता डुलता रहता है और क्रू समझ जाता है कि अब भागना ही एक रास्ता है। वो लोग किसी तरह लिफ्ट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन राक्षस उन्हें वहीं ढूंढ लेता है। जैसे ही वो अपनी चिपचिपी जीभ लिफ्ट में डालता है, जून कुल्हाड़ी से उसे काट देती है। थोड़ी देर के लिए सब सुरक्षित हो जाते हैं। इसके बाद कप्तान को जून के अंकल पर शक होता है। वो पूछता है कि असल में वो सेक्टर में वापस क्यों आए हैं। उसे लगता है अंकल को राक्षस के बारे में सब पता है, वरना वो कैसे जानता कि उसके शरीर का द्रव पेट्रोलियम जैसा और जलने वाला है। अंकल कुछ नहीं बोलते, बस अपनी शॉटगन से एक्वेरियम तोड़ते हैं, एक जीव निकालते हैं और उसे जलाकर दिखाते हैं। फिर वो बताते हैं कि आग इन जीवों को 24 घंटे तक जलाए रख सकती है। 2 दशक पहले उन्होंने एक खोज की थी। इन जीवों का द्रव तेल का विकल्प बन सकता है, इसलिए वो इन जीवों को ईंधन के नए स्रोत के रूप में पाला कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक भाग गया और अब सबको मार रहा है। इसी बीच पता चलता है कि मरीन वैज्ञानिक को भी ये बात पता चल गई थी और उसने इसका विरोध किया था। उसी बहस के दौरान अंकल और वैज्ञानिक के बीच झगड़ा हुआ और वैज्ञानिक गलती से गिरकर मर गया। ये जानकर जून अपने अंकल से बहुत नाराज हो जाती है। तभी राक्षस फिर हमला कर देता है। सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन राक्षस अंकल को पकड़ लेता है। वो उन्हें पटकने लगता है, लेकिन अंकल दवाई की बोतल फेंककर खुद को छुड़ा लेते हैं। इस बीच जून खुद सेक्टर 7 की पावर वापस चालू करने का जिम्मा लेती है। वो बेसमेंट में जाती है तो देखती है कि सब कुछ किसी चिपचिपे पदार्थ से ढका हुआ है। मुश्किल से उसे जनरेटर मिलता है और वो पावर बहाल कर देती है। लेकिन तभी राक्षस कप्तान और दूसरे क्रूमेट के पास पहुंच जाता है। कप्तान अपने साथियों को छोड़कर भाग जाता है। राक्षस एक को पकड़कर मार देता है और दूसरे के सिर में अपनी जीभ घोंप देता है।
कप्तान पनडुब्बी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन राक्षस पानी के नीचे उस पर हमला कर देता है। अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं। अंकल सेक्टर 7 का सेल्फ डिस्ट्रक्शन चालू कर देते हैं। जून रोकने की कोशिश करती है, पर बंद करना सिर्फ कप्तान को आता है। अंकल मदद के लिए सिग्नल फायर करते हैं और राक्षस को अपनी ओर खींचते हैं। वो फ्लेमथ्रोवर से हमला करते हैं, लेकिन असर नहीं होता। राक्षस पकड़ लेता है तो अंकल लाइटर जलाकर उसे आग लगा देते हैं, खुद भी जलकर मर जाते हैं। जलता राक्षस डोंग को खींचता है, पर वो रस्सी पकड़ लेता है। जून बाइक से रस्सी खींचकर उसे ऊपर लाती है। राक्षस फिर हमला करता है। डोंग उसे रोकने की कोशिश में मारा जाता है। अब जून अकेली जिंदा है। वो बाइक से राक्षस को चकमा देती है और धमाका करती है, लेकिन राक्षस फिर भी जिंदा रहता है। जून उसे ड्रिल से मारने की योजना बनाती है, मगर राक्षस सब तोड़ देता है। जून कुल्हाड़ी से वार करती है और रस्सी पकड़कर ऊपर झूल जाती है। जून प्लान बनाती है कि राक्षस को ड्रिलिंग एरिया तक खींचकर वहीं खत्म करेगी। सही टाइमिंग पर वो ड्रिल चालू करती है, लेकिन राक्षस उसका पैर पकड़ लेता है। वो रिमोट तक चढ़ने की कोशिश करती है, जबकि राक्षस उसे नीचे खींच रहा होता है। आखिरकार उसका हाथ बटन तक पहुंचता है और ड्रिल चालू हो जाती है। मशीन राक्षस के शरीर को चीर देती है और उसकी चीखों के साथ वो मर जाता है। सेक्टर 7 में सेल्फ डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है और जून बाइक से भागती है। वो खुले समुद्र की ओर बढ़ती है, जहां एक हेलीकॉप्टर उसे बचा लेता है। सीन धीरे धीरे फीका पड़ता है। जून टूटे हुए सेक्टर 7 को देखती रहती है। आखिर में वो अपने मरे हुए साथियों के नाम पढ़ते हुए रो पड़ती है। तो ये थी सेक्टर 7 फिल्म की पूरी कहानी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।